हेलो फ्रेंड्स, द नॉलेज गेनर चैनल के माध्यम से मैं हाजिर हूँ एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे भूकंप, अर्थक्वेक। आपने रिसेंटली देखा होगा टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे कितनी बड़ी त्रासदी हुई। लाखों लोग बेघर हो गए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, 40,000 के आसपास लोगों की मौत हुई। आप टेलीविजन के माध्यम से, इन अखबारों के माध्यम से ये जरूर जान पाए होंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है जब इस प्रकार का नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा का सामना हमें करना पड़े। तो ये भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो जनरली हर एक देश, राज्य, साम्राज्य, हर एक जगह ये देखने को मिलती है। इसका क्या अभी तक कोई प्रेडिक्शन का इंस्ट्रूमेंट बन पाया है या नहीं, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, द नॉलेज गेनर चैनल को फॉलो करना ना भूलें। यह एक एजुकेशनल चैनल है जिसपे हम कई सीरीज लाएंगे एजुकेशनल वीडियोस की। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये जाने कि भूकंप क्या है। जनरली आप जब धरती हिलती है, वाइब्रेशन होता है, तो उसको भूकंप कहते हैं। बहुत इजी इसका डेफिनेशन है। बट यदि हम साइंस की दृष्टि से देखें तो धरती के अंदर से कई प्रकार के वेव्स और तरंगे उत्पन्न होती हैं। उन तरंगों के बारे में इसी वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। ये इन तरंगों की इतनी एनर्जी होती है कि फ्रेंड्स ये वाइब्रेशन लाती हैं और जिससे कि बहुत बड़ा डैमेज होता है। मेजर करने के लिए फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ का एक इक्विपमेंट है जो ये बताता है, भूकंप आने के बाद ये बता पाएगा कि कितने रिएक्टर पैमाने का भूकंप हमें देखने को मिला। अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या भूकंप सिर्फ धरती के हिलने या फिर प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है? नहीं, और भी कई रीजन है। जैसे कहीं पे यदि ज्वालामुखी आई, वॉल्केनो का विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उस समय भी आसपास की धरती हिल सकती है। हमारे अर्थ के साथ कोई एस्ट्रॉयड हुआ या क्षुद्र ग्रह हुआ, जब हमारे धरती से टकराते हैं तो उस एरिया में भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं। अभी मैंने बताया हमारी जो अर्थ है वो कई प्रकार के प्लेट्स से मिलकर बनी है। जब इन प्लेट्सों के बीच में किसी प्रकार का मूवमेंट होता है उससे भी धरती हिलती है। कई बार परमाणु विस्फोट हुआ या कहीं पे सुरंग बनाने के लिए पहाड़ों के बीच में बम विस्फोट कराया जाता है, उससे भी धरती में वाइब्रेशन होता है और भूकंप होती है। जो वाटर डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम हैं, जलाशय पे बांध बने हैं, किसी कारण से इन बांधों का पानी एक्स्ट्रा हो गया, उससे भी भूकंप होती है। भारत में भूकंप के जोन जो हैं वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेजियस हैं, काफी नुकसानदायक है। भारत का 59% जो भूभाग है वो भूकंप के प्रति काफी संवेदनशील है। जैसे कि हम जानते हैं भारत में भूकंप के एरिया को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 से आरंभ नहीं होता, ये जोन 4 नंबर तक जाते हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 5 में होने वाले जो जोन है उसमें काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा भारत का जियोलॉजिकल सर्वे भूकंप के प्रति। भारत में भुज, गुजरात, दरभंगा, बिहार, गुवाहाटी, इम्फाल, ये जो भूकंप 5 के जोन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर भूकंप आता कैसे है? देखिए फ्रेंड्स, जहां पे भूकंप जनरेट होगा वह उसको अवकेंद्र कहते हैं। वह एक फोकल होता है, वहीं से भूकंप जनरेट होता है और अभिकेंद्र की तरफ, ऊपर की तरफ जब जाता है तो वो वहां पे डैमेज करता है। इसके बीच में क्या होता है? भ्रंश पैदा होता है। तो आखिर भ्रंश क्या है? जब भी प्लेटों में खिंचाव हो, खिंचाव की वजह से ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जोर लगाते हैं जिससे कि शिलाओं में एक दरार पड़ जाता है, क्योंकि इनकी सहन शक्ति काफी कम हो जाती है। एक भ्रंश बनता है क्योंकि 2 प्लेट्स एक दूसरे को खींचने की प्रयास करती हैं, उसके बीच में इस प्रकार के जो चित्र में मैंने दिखाया है उस प्रकार की फॉल्ट जनरेट होता है। और जब अवकेंद्र से जब तरंगे बाहर की तरफ निकलती हैं, अभिकेंद्र की तरफ जाती हैं, तो इन भ्रंशों का निर्माण होता है। आपको धरती कितनी शांत नजर आ रही है? फ्रेंड्स, आप देखिए ये धरती कितनी शांत है, लेकिन इसके अंदर, धरती के आंतरिक स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो इसके नीचे काफी उथल पुथल होती है। इसमें जो इसके संरचना है वो आप जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ऊपर से शांत दिखने वाली धरती अंदर से कितनी अशांत है। जैसे इस आप चित्र को देखिए, आप समझ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जहाँ समुंदर है, पहाड़ है, धरातल है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतु है, उसके नीचे यदि आप आते हैं तो कई लेयर्स मिलते हैं। ये लेयर्स
जैसे कि आपको लिक्विड भी मिल सकता है, आपको प्लास्टिक रूप में जमा पदार्थ भी मिल सकते हैं, सॉलिड में लोहा भी मिल सकता है। संरचना की यदि मैं डिवाइड करूं तो देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग है जिसको क्रस्ट यानी भूपरपट्टी कहते हैं, उसके नीचे वाले भाग को जो रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा है उसको मेंटल कहते हैं, और उसके बाद जो भाग बचता है आंतरिक भाग उसको क्रोड या कोर कहते हैं। इस कोर और क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसको आउटर क्रोर, और जो सबसे अंदर वाला भाग है उसको इनर क्रोड कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि उसके ऊपरी यानी भूपट्टी में क्रस्ट में प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाता है, इसलिए जो इनर कोर है वो सॉलिड अवस्था में होता है। इस क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो भी वहां पे फेरस हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जो मेटल्स हैं वो सॉलिड की अवस्था में आ जाते हैं। तो ये तो था अंडरस्टैंडिंग। अब हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि ये भूकंप को समझने की में काफी मददगार होगी। भूपट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी स्थल, देखिए इस चित्र में जैसे कि समुद्र हो गए, पेड़ पौधे, धरातल, ये सब भूपट्टी के भाग हैं। यदि समुद्र की गहराई के हिसाब से इनको देखा जाए तो 8 से लेकर 70 किलोमीटर मोटी इनकी लेयर है जिसको क्रस्ट कहते हैं। ये लेयर इसी में जो हम पानी निकालते हैं या फिर इसके नीचे एस्थनोस्फीयर, याद रखिए फ्रेंड्स, एस्थनोस्फीयर का एक लेयर बनता है जो कि मेटल और क्रस्ट के बीच का एक भाग है। मेटल में क्या है, जब हम ऊपर से यदि हम बात करें, ऊपर से यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं, धरती के आंतरिक भाग में जाने की कोशिश करेंगे तो 2900 किलोमीटर तक जो मेटल ही है, 2900 किलोमीटर का जो भाग है उसको मेंटल ही कहते हैं। ये मेंटल देखिए चित्र में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सिलिकॉन की मटेरियल मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पदार्थ वो ना तो द्रव्य अवस्था में होते हैं ना ही सॉलिड अवस्था में होते हैं, वह एक प्लास्टिक जैसे फॉर्म्स में होते हैं। अब मैं सबसे निचले भाग यानी कोर क्रोड की बात करूं तो 2900 किलोमीटर के जब नीचे साइड में जाएंगे, पृथ्वी के डायमीटर तो आप जानते हैं 6371 किलोमीटर है, जब वहां तक यदि हम जाएंगे तो आपको इस जोन को देखने को मिलेगा, क्रोड जोन को। ये भी दो भागों में बांटा गया जैसे अभी पिछले डिटेल में हमने देखा, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, इनर क्रोड। बाहरी क्रोड में 2900 से लेके 5150 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे जो भी पदार्थ है वो लिक्विड में मिलेगा और नीचे जाने पे सॉलिड में मिलेगा। इस चित्र को देखिए फ्रेंड्स, आप क्या देख पा रहे हैं, मैं आपको क्रस्ट का पार्ट दिखा रहा हूँ जो कि देखिए ओशियन है, समुद्र है, हिल्स है, धरातल है। ये जो आप देख पा रहे हैं हिल्स से यदि मैं ओशियनिक क्रस्ट की बात करूं तो यहां से नीचे जाएंगे तो इनकी मोटाई कम होती है। आप तो ये जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि पृथ्वी जो है वो प्लेटों से मिलकर बनी है, नहीं जानते तो हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसको यदि पिक्चर को देखें तो आप समझेंगे कि देखिए हमारी धरती है कितने प्लेट से मिलकर बनी है। देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, ये अपना पैसिफिक प्लेट्स है, नज़का प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स, उसके ऊपर यूरेशियन प्लेट्स। इन प्लेट्स को आप समझिए, अफ्रीकन प्लेट्स को देखिए, इस पिक्चर में देखिए कैसे पेंजिया बना। शुरू में कहा जाता है कि सारे धरातल एक साथ ही थे, समय के साथ साथ ये देखिए धरातल अपनों से दूर होते जा रहे हैं। पहले उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी महाद्वीप हैं ये एक साथ थे। समय के साथ साथ काफ़ी साल लगे, 400 मिलियन काफ़ी समय होता है। वहाँ से ये पेंजिया देखिए पेंजिया बना, उसके बाद से धीरे धीरे कालांतर में जैसे समय बढ़ा, आइस एज से लेके अभी तक ये एक दूसरे से डाइवर्ट होते चले गए। अभी आप भारत को देखेंगे तो भारत भी अफ्रीका का पार्ट था, वहाँ से ये सरकते सरकते यूरेशियन प्लेट्स के साथ जाके मिला है। आज भी इनका मूवमेंट जारी है, आज भी ये सरक रहे हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया इतनी धीमी है जो हम महसूस नहीं कर सकते। इस पिक्चर में देखिए अफ्रीकन प्लेट, उसके ऊपर क्या है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इसी के बगल में है अपना इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट नीचे से मूवमेंट दे रहा है और साथ ही साथ अफ्रीकन प्लेट भी है, वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है।
इस प्रकार के मूवमेंट से कई प्रकार की बाउंड्रीज बनती है। जब दो प्लेट्स, इस पिक्चर को देखिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को देखिए, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं तो वहां पे महासागरीय कटक का निर्माण होता है। जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। आप यदि गूगल मैप देखें तो वहां देख पाएंगे कि अटलांटिक महासागर में एक कटक का निर्माण हुआ है। वो ऐसे ही, जैसे ही इस पिक्चर को देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है। नीचे से ज्वालामुखी निकलने का प्रयास करिए, गर्म मैग्मा लावा के रूप में ऊपर निकलना चाहता है तो यहाँ पे यहाँ पे फॉल्ट बनता है, भ्रंश पैदा होता है और वो इधर की प्लेट को इस साइड में और इस साइड की प्लेट को इस साइड में दूर करने की कोशिश करता है। जैसे ही ये लावा ऊपर आता है तो वहाँ पे एक धरातल का निर्माण होता है, आइलैंड टाइप का निर्माण होता है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स, दो प्लेट्स जब एक दूसरे को, कौन सी प्लेट्स, ये स्थलमंडलीय प्लेट भी हो सकती हैं और महासागरीय प्लेट भी हो सकती हैं, एक दूसरे की तरफ जाएं तो वहां पे एक ऐसा फॉल्ट बनेगा जैसे कि हिमालय बना है। हिमालय यूरेशियन प्लेट्स और इधर से भारतीय महाद्वीप की प्लेट्स जब इधर से जा रही है, यूरेशियन प्लेट्स स्टैटिक्स है, वो जब मूवमेंट आती है तो वहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट पर चढ़ता है तो वहां पे हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण होता है। आप देखिए, ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट्स है, ये यूरेशियन प्लेट्स है। जब ये उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है तो वहां पर हिमालय जैसे तिब्बती पठार का निर्माण होता है। तो ये जो पहाड़ बना है, जो ये माउंटेन्स बने हैं, ये प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही बने हैं। कहीं पे भी बने हैं तो महासागरीय गर्त हो, वो भी प्लेट्स के मूवमेंट से ही बनते हैं। तो अभी भूकंप में इनका क्या योगदान है? बिल्कुल योगदान है। ये भूकंप आप नोटिस करेंगे वहीं पे ज्यादा होते हैं जहां पे इनकी बाउंड्रीज होती है। एक प्लेट्स या दूसरे प्लेट्स के एक दिशा में उनका गति हो या फिर विपरीत दिशा में गति हो, वहां पे बाउंड्रीज का निर्माण होता है और नीचे से जब गर्म मैग्मा वाइब्रेशन क्रिएट करता है तो वहां पे भूकंप आता है। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ना तो एक दूसरे से दूर जा रही है प्लेट्स, ना ही एक दूसरे के दिशा में जा रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन एज बन रहा है। मीन्स एक प्लेट दूसरे प्लेट के विपरीत दिशा में तो जा रही है लेकिन घसीटती हुई जा रही है, अलोंग टू द एक्सिस जा रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि धरती पे दिखाई देता है, मतलब कि वो फॉल्ट का निर्माण करता है, धरती फट जाती है। अभी जो रिसेंट भूकंप आया फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा है अरेबियन और मीन्स अरेबियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स के बगल वाला जो अरेबियन प्लेट्स है, और ये अफ्रीकन प्लेट, इसके ऊपर आप देख पाएंगे यूरेशियन प्लेट है। इन्हीं की मूवमेंट हुई क्या है कि देखिए ये उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अफ्रीकन प्लेट भी उत्तर दिशा में, अरेबियन प्लेट्स भी ऊपर दिशा में, उत्तर दिशा में, लेकिन जो आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट्स वो पश्चिम की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री का निर्माण होता है, उस बाउंड्री में हलचल होती है और यहाँ भूकंप बनता है। तुर्की एक भूकंप क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत भूकंप आता है क्योंकि ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ पे अरब अनातोलियन मीन्स एक और वहाँ पे छोटी सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के अंदर है अनातोलियन प्लेट, वो और अफ्रीकन प्लेट के बीच में ये एक मैकेनिज्म हुआ, एक मोशन हुआ जिसकी वजह से ये भूकंप आया। इसमें क्या है कि अरब प्लेट्स और अफ्रीकन प्लेट्स ये उत्तर की साइड में बढ़ रहे हैं, जबकि अनातोलियन प्लेट्स जो है ये पश्चिम की साइड में अपने आप को धकेल रहा है। तो वहां एक बाउंड्री क्रिएट हुआ और उसकी वजह से ये भूकंप आया। अभी इस पिक्चर की डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम इस पे बात करेंगे कि जो ऊपरी भाग है जहां पे भूकंप वाइब्रेशन होता है, डैमेज होता है, उसको अभिकेंद्र या ऊपरी केंद्र कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि भूकंप जो नीचे जनरेट होगा वो सबसे प्रबल होगा, ऊपर आते आते उनकी प्रबलता कम हो जाती है। इसी के आधार पर हम दो भागों में भूकंप की तरंगों को बांटा गया है। एक है भूगर्भिक तरंगे। भूगर्भिक तरंगे में भी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगे यानी कि द्वितीयक तरंगे, जिसको पी वेव बोलते हैं। प्राइमरी तरंगों को पी वेव्स बोलते हैं। इन तरंगों की गति सबसे अधिक होती है फ्रेंड्स, लगभग 6 से 13 किलोमीटर एक सेकेंड में ये मूव कर जाती हैं। क्योंकि ये नीचे जनरेट हो रही है इसलिए जब भी डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ने के साथ इनकी गति और भी तेज हो जाती है। दूसरे टाइप की जो वेव्स है, तरंगे हैं, उसको एस वेव यानी सेकेंडरी वेव कहते हैं। ये 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड
से मूव करती हैं। मीन्स ये थोड़ा कम डैमेज करती हैं, लेकिन इनका भी जब डेंसिटी बढ़ेगा तो इनकी भी गति बढ़ने लगती है। तो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इन्हीं वेव्स को एनालाइज करके निकाला गया। कोई धरती के अंदर जाकर नहीं देखा कि यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, लेकिन जब इन वेव्स को हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके जनरेट होने की गति और सेस्मोग्राफ पर आने की गति, इसका अंतराल से हम अंदर के स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। एक होती है धरातली तरंगें जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती हैं, इनको एल तरंगे कहा जाता है, लव वेव्स कहा जाता है। ये तरंगे, इनकी गति सबसे कम होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा विनाश करती हैं, विस्तृत क्षेत्र में फैलती हैं, इनका कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब इस पिक्चर को देखिए फ्रेंड्स, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ इसका हमें जनरेट हुआ, जो क्विक लिखा है यहाँ पे हमें डैमेज हुआ, लेकिन जनरेशन इसका कहीं और हुआ है। अब ये देख पाएंगे कि जो पी वेव्स है वो 103 डिग्री तक ही हमें इसका झटका महसूस होगा और हमें कवरेज होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये इस साइड नहीं आती, उसके पैरेलल नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि बीच में कोर आता है और सॉलिड आ जाता है। तो पी वेव सॉलिड में नहीं घूम सकती, इसलिए हम स्ट्रक्चर भी इसका समझ सकते हैं धरती का। तो वीडियो पसंद आया, धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।